क्लास 12 के सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमारा चैप्टर फर्स्ट जो तत्वों के निष्कर्षण के बारे में हम बात कर रहे थे, हमने इस चैप्टर में अयस्क के सांद्रण की विधियों तक बात कर ली थी। निस्तापन, भर्जन, प्रगलन में गालक और दो प्रकार के अम्लीय एवं क्षारीय गालक के बारे में हमने बात कर ली थी। उसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए कुछ और टॉपिक, कुछ और सांद्रण विशेष प्रकार की जो विधियाँ हैं जो प्रमुख रूप से धातु के निष्कर्षण के लिए उपयोग में लाई जाती हैं, वो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। आइए हम उस टॉपिक को देखते हैं। देखिए बेटा, सबसे पहला टॉपिक जो हमारे इसमें उपस्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 2 नंबर की परिभाषा के अंतर्गत आता है। अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हेडिंग लिखी हुई है एल्यूमिनियम चूर्ण द्वारा अपचयन या थर्माइट विधि। इस विधि को सबसे ज्यादा जिस मेथड से पूछा जाता है, इसके नाम से इसको पूछा जाता है थर्माइट विधि को स्पष्ट करने का कार्य करिए। तो शर्त याद रखिएगा इसमें, इस विधि के द्वारा उन धातु ऑक्साइड के अपचयन का कार्य किया जाता है। शर्त है हमारी धातु ऑक्साइड का अपचयन विधि द्वारा अपचयन ना होने पर, जैसे प्रमुख रूप से क्रोमियम और पाए जाने वाले टाइटेनियम ऑक्साइड। यानी कुछ धातु ऑक्साइड ऐसे होते हैं जिनका अपचयन प्रमुख रूप से अपचयन विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब अपचयन विधि के द्वारा नहीं किया जा सकता, इसका मतलब क्या है? मतलब यदि आप उनको प्रमुख रूप से गर्म करो, उनसे चाहो कि आप प्रमुख रूप से पाए जाने वाले उनका किसी ऑक्सीकारक के द्वारा आसानी से अपचयन का कार्य करा लो, तो वह प्रमुख रूप से बहुत निम्न ताप पर अपचयन का कार्य नहीं करते। तब हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उसको हम थर्माइट विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। याद रखना, उन धातु ऑक्साइड के अपचयन का कार्य किया जाता है जिनका प्रमुख रूप से हम आसानी से अन्य किसी कारक के द्वारा, अन्य किसी पदार्थ के द्वारा अपचयन का कार्य नहीं कर सकते। उन विधियों का प्रमुख रूप से अपचयन करने के लिए हम जिस विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उसको थर्माइट विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। थर्माइट विधि के अंतर्गत विधि क्या है? इस विधि में धातु के सांद्रित ऑक्साइड और एल्यूमिनियम चूर्ण, जिसे हम थर्माइट कहते हैं। देखिए, सबसे पहले अति लघुत्तरीय क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन पूछा जाता है थर्माइट किसे कहते हैं। तो याद रखना है हमें, धातु का सांद्रित ऑक्साइड यानी जो अयस्क है, जो हमने सांद्रण की क्रिया के फलस्वरूप जो प्रमुख रूप से ऑक्साइड अयस्क लिया है उसे, और एल्यूमिनियम चूर्ण को जब आपस में मिलाने का कार्य किया जाता है तो प्रमुख रूप से बनने वाली जो संरचना होती है उसको हम प्रमुख रूप से थर्माइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। किस किस को मिलाया? धातु के सांद्रित ऑक्साइड अयस्क को और एल्यूमिनियम चूर्ण को आपस में मिलाने पर बनने वाला प्रमुख रूप से जो संरचना होती है उसको हम थर्माइट के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अब ये थर्माइट जो हमारा बन गया, अब इस थर्माइट को हम क्या करेंगे, बालू ऊष्मक पर रखी हुई अग्निशय ईंटों से बने हुए क्रूसिबल पर रखने का कार्य करते हैं। देखिए, हम चित्र के द्वारा इसको स्पष्ट करने का कार्य करेंगे। हम चित्र के द्वारा इसको देखेंगे तो हमें पूरी चीज समझ में आ जाएगी। ये हमारे पास प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक बालू ऊष्मक उपस्थित है। ये हमारा बालू ऊष्मक है। नीचे की तरफ बालू ऊष्मक के उपयोग में लाने का कार्य कर रहे हैं। चूंकि बालू ऊष्मक किसे कहते हैं, तो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली वे संरचनाएं जिनके द्वारा प्रमुख रूप से ताप को नियंत्रित करने का कार्य किया जाता है, उनको हम प्रमुख रूप से ऊष्मक के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। कई प्रकार के ऊष्मक हो सकते हैं, जैसे बालू ऊष्मक के रूप में उपयोग में लाने का हम यहाँ पे कार्य कर रहे हैं। कुछ तार के ऊष्मक भी प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का कार्य किए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे प्रमुख रूप से बालू ऊष्मक को लेने का कार्य किया। ये हमारा प्रमुख रूप से पाया जाने वाला आपका बालू ऊष्मक हो गया। इसमें हमने प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्रूसिबल मतलब क्या होता है, प्याली जैसी संरचना होती है। इस प्याली जैसी संरचना को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्रूसिबल के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस क्रूसिबल में उदाहरण लिया हमने, यहाँ से हमने क्रोमियम ऑक्साइड को लिया। क्रोमियम ऑक्साइड से हम क्रोमियम को प्रमुख रूप से प्राप्त करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। देखिए, क्रोमियम ऑक्साइड जो है, इसमें मुख्य धातु जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्रोमियम है। तो हम यहाँ से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली क्रोमियम को प्राप्त करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया, क्रोमियम ऑक्साइड को लिया और एल्यूमिनियम के चूर्ण को लिया। क्रोमियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के चूर्ण को हमने प्रमुख रूप से क्रूसिबल के अंतर्गत प्रमुख रूप से भर दिया। यहाँ पे प्रमुख रूप से हमने पाए जाने वाले क्या किया कि जो पाया जाने वाला एल्यूमिनियम का चूर्ण क्रोमियम ऑक्साइड था, इन दोनों को मिलाकर हमने यहाँ पर इसको भरने का क्या किया बेटा, कार्य किया। इसके पश्चात हम करते क्या है कि जो पाया जाने वाला Mg का चूर्ण और प्रमुख रूप से बेरियम ऑक्साइड जो है, इसकी एक पोटली बना लेते हैं। उस पोटली के ऊपर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले मैग्नीशियम के फीते को लगा देते हैं, बाती जिसको हम कह सकते हैं। इसी में हम आग लगाएंगे, जिसके कारण ये मैग्नीशियम का चूर्ण और बेरियम ऑक्साइड जो होगा वो जलेगा। जब ये जलेगा तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो जो पाया जाने वाला हमारा क्रोमियम ऑक्साइड है, यह प्रमुख रूप से क्या करेगा, यह प्रमुख रूप से पाया जाने वाला जो क्रोमियम ऑक्साइड है, इस क्रोमियम ऑक्साइड के पिघलने के कारण हमें क्रोमियम की क्या हो जाएगी, प्राप्ति हो जाएगी। तो विशेष तौर पर याद रखना है, हमने प्रमुख रूप से थर्माइट विधि के अंतर्गत क्या किया, इस विधि में बालू ऊष्मक का बना हुआ एक प्रमुख रूप से पाया जाने वाला बालू ऊष्मक होता है, जिस पर प्रमुख रूप से हम पाए जाने वाली क्रूसिबल को रखने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। क्रूसिबल में एल्यूमिनियम के चूर्ण और क्रोमियम ऑक्साइड को
ये जो हमारा सांद्रित अयस्क है उसको हमने दोनों को मिलाकर रख दिया। रखने के बाद पाई जाने वाली प्रमुख रूप से पोटली बनाई जिसमें Mg का चूर्ण और बेरियम ऑक्साइड प्रमुख रूप से क्या है उपस्थित है। पाई जाने वाली इस पोटली में Mg का बना हुआ एक प्रमुख रूप से फीता होता है। अब इस फीते के अंतर्गत प्रमुख रूप से हम जब आग लगाएंगे तो ऊष्मा उत्पन्न होगी। उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा होती है वो कितनी होती है बेटा? 3300 केल्विन की ऊष्मा प्रमुख रूप से उत्पन्न होने का क्या करती है? कार्य करती है। इस ऊष्मा के कारण होता यह है कि क्रोमियम ऑक्साइड जो होता है प्रमुख रूप से पिघलने लगता है। जब ये क्रोमियम ऑक्साइड यहाँ से पिघलेगा तो इस क्रोमियम ऑक्साइड के पिघलने के कारण होगा ये कि क्रोमियम धातु जो है वह प्रमुख रूप से नीचे की ओर एकत्रित होने का क्या करेगी? कार्य करेगी। क्योंकि एल्यूमिनियम भी एक धातु है तो यहाँ पे एल्यूमिनियम जो होगी वह क्रोमियम के ऊपर प्रमुख रूप से एकत्रित होने का क्या करती है? कार्य करती है। दोनों धातु एक दूसरे के ऊपर सतह के रूप में उपस्थित हैं। ऊपर से हमने एल्यूमिनियम को निकाल कर अलग कर लेंगे और नीचे से प्रमुख रूप से हम क्रोमियम को निकाल कर क्या कर लेते हैं? अलग कर लेते हैं। इस क्रिया में होता क्या है कि जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाली ऑक्साइड है, मतलब जो हमें पाए जाने वाली यहाँ पे जो ऑक्साइड के रूप में जो ऑक्सीजन उपस्थित है, यह उच्च ताप के कारण प्रमुख रूप से वायुमंडल में क्या हो जाती है? मुक्त हो जाती है और हमें इस प्रकार से क्रोमियम जो होता है वह प्रमुख रूप से प्राप्त कर लिया जाता है। तो विशेष तौर पर याद रखना, जब एल्यूमिनियम के चूर्ण और प्रमुख रूप से पाए जाने वाले ऐसे धातु ऑक्साइड के बारे में जिनका अपचयन आसानी से नहीं किया जा सकता, उसमें जब एल्यूमिनियम के चूर्ण को मिलाकर हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाली उनको अयस्क से, सांद्रित अयस्क से धातु को प्राप्त करने का कार्य करते हैं, तो इस प्रकार से पाई जाने वाली जो विधि होती है उसको हम थर्माइट विधि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इंपॉर्टेंट परिभाषा में हमने यहाँ पे आपको बताया, परिभाषा में नोट करनी है, निकाल की परिभाषा लिखनी है। थर्माइट किसे कहते हैं? तो विशेष तौर पे हमें याद रखना है थर्माइट किसे कहते हैं। तो एल्यूमिनियम चूर्ण और सांद्रित अयस्क जो होता है, पाए जाने वाले एल्यूमिनियम चूर्ण और सांद्रित अयस्क का जो मिश्रण होगा उसको हम प्रमुख रूप से थर्माइट के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। इस प्रकार से हमारी जो एल्यूमिनोतापी विधि या थर्माइट विधि जो है वह प्रमुख रूप से इस प्रकार से संपन्न होने का क्या करती है? कार्य करती है। आइए आगे की ओर चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक के बारे में देखेंगे। देखिए विद्युत अपघटनी विधि के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है वो है विद्युत अपघटनी विधि। विद्युत अपघटनी का मतलब आप समझ ही गए होंगे। विद्युत का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी जो होगी, जो हमारे अमूमन कारखानों के अंतर्गत, हमारे घरों के अंतर्गत आने का कार्य करती है, ये इलेक्ट्रिसिटी होगी। अपघटन, अपघटन मतलब क्या होता है? किसी पाए जाने वाले प्रमुख रूप से पदार्थ को दो भागों में तोड़ने की क्रिया। जब उसको हम दो भागों में तोड़ देंगे तो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली यह क्रिया जो होगी, इस क्रिया को हम अपघटनी क्रिया के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। तो किसके द्वारा अपघटन करना है? विद्युत के द्वारा। जब हम अपघटन का कार्य करेंगे तो इसको हम विद्युत अपघटनी विधि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। देखिए इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम आदि सक्रिय धातुओं को निष्कर्षण का कार्य किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैं सोडियम को प्राप्त करना है, पोटेशियम, यानी कोई भी सक्रिय धातु हमने लीजिए, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, जब इनको हमें प्रमुख रूप से प्राप्त करना होता है तब हम प्रमुख रूप से विद्युत अपघटनी विधि का उपयोग बनाने का क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इस विधि में हम करते क्या है? इस विधि के अंतर्गत हम करते ये हैं, ये एक अक्रिय इलेक्ट्रोड होता है। अक्रिय इलेक्ट्रोड मतलब अब देखिए जैसे विद्युत धारा को हमें प्रोवाइड करना है तो एक इलेक्ट्रोड तो चाहिए ना, जिसमें हम प्रमुख रूप से आवेश को लगाने का कार्य कर सकें। जब आवेश को लगाने का कार्य करेंगे तो इसके द्वारा प्रमुख रूप से विद्युत धारा जो होगी वह प्रमुख रूप से उत्पन्न होने का क्या करेगी? कार्य करेगी। तो यहाँ पर इस विधि में हम अक्रिय इलेक्ट्रोड जैसे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड को उपयोग बनाने का क्या करेंगे? कार्य करेंगे, जिसके कारण धातु कैथोड पर एवं अशुद्धि एनोड पर प्रमुख रूप से एकत्रित होने का क्या करती है? कार्य करती है। छोटी सी चीज, हम छोटे चित्र से इसको हम समझा सकते हैं। समझिए कैसे करना है काम। देखिए इस विधि में हमें करना क्या है? विद्युत अपघटनी विधि में हम करते क्या है कि एक प्रमुख रूप से पाए जाने वाले पात्र को ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें प्रमुख रूप से पाए जाने वाला हमारे पास सोडियम क्लोराइड उपस्थित है, हमें इसे सोडियम को अलग करने का क्या करना है? कार्य करना है। हमने यहाँ पे प्रमुख रूप से पाए जाने वाली सोडियम क्लोराइड को या विद्युत अपघटन के रूप में यहाँ पे भरने का क्या किया? कार्य किया। इसमें हमने प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक धातु का बना हुआ प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक इलेक्ट्रोड जो होगा उसको हमने प्रमुख रूप से क्या कर लिया? डाल दिया। इलेक्ट्रोड को डालने के बाद हम जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे तो होगा क्या? यहाँ पर रिएक्शन के तौर पे होगा ये कि पाया जाने वाला जो प्रमुख रूप से NaCl ये टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? Na+ के रूप में टूटने का कार्य करेगा और Cl- के रूप में प्रमुख रूप से यहाँ पे टूटने का क्या करेगा? कार्य करेगा। अब चूंकि पाए जाने वाले Na के ऊपर प्लस है तो Na जो होगा वह प्रमुख रूप से धातु के रूप में हमें कहाँ पर प्राप्त हो जाएगा? कैथोड के ऊपर प्राप्त होने का क्या किया जाएगा? कार्य किया जाएगा। और क्लोरीन जो है वह प्रमुख रूप से हमें कहाँ पर प्राप्त होती है? एनोड के ऊपर हमें प्राप्त होने का क्या करती है? कार्य करती है। यहाँ पे हम धातु के बने हुए दो इलेक्ट्रोड के लेने का कार्य करेंगे, जो एक एनोड का, जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एक कैथोड का क्या करेगा? कार्य करेगा। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले कैथोड पर धातु को प्राप्त करने का कार्य करते हैं और एनोड पर हम प्रमुख रूप से अशुद्धि को प्राप्त करने का क्या कर लेते हैं? कार्य कर लेते हैं। इस प्रकार से प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो विधि होती है, इस विधि को हम प्रमुख रूप से विद्युत अपघटनी विधि के नाम से क्या करते हैं? जानते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट टॉपिक में हम देखें, अगला टॉपिक आता है। अगला टॉपिक यहां से आता है धातुओं के शोधन एवं परिकर्षण के बारे में।
ये नेक्स्ट हेडिंग आ गई हमारी। अभी हम सांद्रण के बारे में पढ़ रहे थे, सांद्रण कैसे करना है। अब यहाँ से हम धातु के शोधन के बारे में बात करेंगे। अब हमें सांद्रित अयस्क से धातु प्राप्त हो गई। अब उसमें हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु की मात्रा को बढ़ाने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो कुछ विधियां जो होती हैं जिनका उपयोग प्रमुख रूप से पाए जाने वाली शोधन एवं परिकर्षण के कार्य में करते हैं, वह निम्नवत है। नंबर 1 सबसे पहली विधि आती है आशुवन विधि। आशुवन विधि में शर्त है हमारी कि जिन धातुओं का क्वथनांक कम होता है उनका शोधन प्रमुख रूप से हम आशुवन विधि के द्वारा क्या करते हैं। होता क्या है, आशुवन विधि में हम करते क्या है कि पाई जाने वाली धातु को लिया जिनका क्वथनांक कम है, उनको हमने प्रमुख रूप से गर्म किया। तो पाई जाने वाली धातु जो होती है वह प्रमुख रूप से सीधी क्या होती है, ठोस अवस्था सीधी गैस अवस्था के रूप में परिवर्तित होने का क्या करती है, कार्य करती है। क्वथनांक का मतलब हमको मालूम ही है, कोई भी पाई जाने वाली प्रमुख रूप से वस्तु जब अपनी ठोस अवस्था से सीधी गैसीय अवस्था में परिवर्तित होने का कार्य करे, इस अवस्था को प्रमुख रूप से उसकी क्वथनांक की अवस्था के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ पे हम करते क्या है कि प्रमुख रूप से जो धातु हमने ली ना, उस धातु को हमने प्रमुख रूप से गर्म किया। जब गर्म करेंगे तो प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु जो होगी वो वाष्प के रूप में क्या हो जाएगी, परिवर्तित। जो वाष्प होगी उस वाष्प को हम प्रमुख रूप से ठंडा करेंगे, धातु हमें प्रमुख रूप से क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। अशुद्धि जो होती है वह प्रमुख रूप से वायुमंडल में मुक्त करने का काम करते हैं, कार्य करते हैं। इस प्रकार से पाई जाने वाली जो विधि होती है, इस विधि को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली आशुवन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आशुवन विधि के द्वारा प्रमुख रूप से पारे का, जिंक का, कैडमियम का आदि धातुओं के प्रमुख रूप से निष्कर्षण का कार्य या उनके शोधन का कार्य प्रमुख रूप से किया जाता है। शर्त याद रखनी है, हमें कोई चीज को रटना नहीं है, हमें केवल टेक्निकलिटी याद करनी है, बाकी हम अपनी भाषा में इसको आसानी से बनाने का कार्य कर सकते हैं। शर्त केवल इतनी सी है, जिन धातुओं का क्वथनांक कैसा होता है, कम होता है, उनका शोधन प्रमुख रूप से इस विधि के द्वारा किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को गर्म करके उसे वाष्पित कर दिया जाता है तथा वाष्प को ठंडा करके धातु को एकत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस विधि को आशुवन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे आओ, नेक्स्ट लिखा है द्रवण। द्रवण मतलब लिक्विडेशन की क्रिया, मतलब हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले लिक्विड के निर्माण का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। तो इस विधि में हम क्या करते हैं, इस विधि की शर्त क्या है, इस विधि के द्वारा गलनीय धातु के शोधन का कार्य किया जाता है। मतलब ऐसी धातु को प्रमुख रूप से उपयोग में लाने का कार्य करते हैं जो आसानी से प्रमुख रूप से गलने का बेटा क्या करती है, कार्य करती है। जो धातुएं आसानी से गल जाती हैं उनका हम प्रमुख रूप से उपयोग किसके द्वारा, उनके शोधन का कार्य या उनको परिकर्षण का कार्य जो है वह प्रमुख रूप से पाई जाने वाले किसके द्वारा, द्रवण विधि के द्वारा करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, एक ढालू आकार की परावर्तनी भट्टी को उपयोग में लाया जाता है। एक ढालू आकार की परावर्तनी भट्टी जो होती है इसको हम उपयोग में लाने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। यहाँ पे हम प्रमुख रूप से पाया जाने वाला एक चूल्हा होगा, इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से पाए जाने वाली धातु को हम प्रमुख रूप से गर्म करने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जब धातु को यहाँ से प्रमुख रूप से हम गर्म करने का कार्य करेंगे तो ये जो पाई जाने वाली प्रमुख रूप से धातु है ना, ये प्रमुख रूप से गलेगी। जब ये गलेगी तो ये प्रमुख रूप से ढालू तल से नीचे की ओर बहने का क्या करती है, कार्य करती है। जब ढालू तल से प्रमुख रूप से नीचे की ओर बहने का कार्य करेगी तो यहाँ पे प्रमुख रूप से नीचे की ओर हमारी धातु जो होती है वह प्रमुख रूप से उसको एकत्रित करने का क्या करते हैं, कार्य करते हैं। देखिए लिखा भी है, इस विधि के द्वारा गलनीय धातु का शोधन किया जाता है। इस विधि में अशुद्ध धातु को ढलवा तल पर परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। शुद्ध धातु नीचे की ओर बहने लगती है, अशुद्ध धातु यहीं पे रुक जाएगी और शुद्ध धातु जो वो नीचे की ओर बहेगी। और प्रमुख रूप से पाई जाने वाली जो हमारी धातु है जो प्रमुख रूप से नीचे की ओर बहने का कार्य कर रही है उसको हम प्रमुख रूप से यहाँ से एकत्रित करने का क्या कर लेंगे, कार्य कर लेंगे। इस प्रकार से अदरणीय अशुद्धि जो होती है वह मैल के रूप में क्या होती है, अलग होने का कार्य कर लिया जाता है। इस विधि को हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली द्रवण विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। शर्त याद रखनी है, द्रवण विधि का उपयोग कब करेंगे, तब करेंगे जब पाई जाने वाली हमारी धातु कैसी होती है, गलनीय अवस्था के अंतर्गत विकसित रहने का कार्य करती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पेज खोलते हैं इसका, अगला पेज देखिए। अगले पेज में देखिए, नेक्स्ट पेज जो हमारा है वो है पोलिंग विधि का। बहुत इंपॉर्टेंट विधि, सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली टिप्पणी है ये, कई बार पूछी जाती है। पोलिंग विधि को स्पष्ट करने का कार्य करिए। ये यहाँ पे याद जरूर कर लीजिएगा क्योंकि कॉपर का निष्कर्षण जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो तब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में आती है, तो इसको विशेष तौर पर याद रखना है। पोलिंग विधि के बारे में बात करते हैं तो वे धातुएं जिनमें ऑक्साइड अशुद्धि के रूप में उपस्थित होता है। शर्त, इस विधि का उपयोग हम कब करेंगे, जब पाई जाने वाली हमारी अशुद्धि या हमारी धातु में प्रमुख रूप से किसकी अशुद्धि होगी, ऑक्साइड की अशुद्धि होगी, तब इस विधि को हम उपयोग में लाने का कार्य करेंगे। इस विधि में क्या करते हैं, अशुद्ध धातु को परावर्तनी भट्टी के उथले चूल्हे में रखकर उसे पिघलाया जाता है। सबसे पहले क्या किया, एक परावर्तनी भट्टी होगी हमारे पास, उसके चूल्हे में हमने प्रमुख रूप से पाई जाने वाली धातु रखने का कार्य किया, उसको खूब पिघलाया।
जब उसको हम प्रमुख रूप से पिघलाने का कार्य करेंगे, जब धातु पिघलने लगेगी तो उसमें हरी बल्लियां जो होती हैं, हरी बल्लियों को प्रमुख रूप से डाल दिया जाता है। हरी बल्लियों को क्यों डाला? क्योंकि हरी बल्लियां जो होती हैं वह प्रमुख रूप से करती क्या हैं, इनके द्वारा प्रमुख रूप से हाइड्रोकार्बन की गैसें जो होती हैं निकलने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। हाइड्रोकार्बन की गैस क्यों निकाल रहे हैं? इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि जो हाइड्रोकार्बन की गैस होगी ना, वह प्रमुख रूप से पाए जाने वाले धातु के ऑक्साइड के साथ क्या करेगी, क्रिया करेगी, और पाए जाने वाले इस ऑक्साइड को प्रमुख रूप से अलग करने का क्या करती है, कार्य करती है। इस प्रकार से हम प्रमुख रूप से पाई जाने वाली पिघली हुई धातु जो होती है या जो शुद्ध धातु होती है वो पिघली हुई अवस्था में हमें क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। कंडीशन याद रखना है, हम कब प्रमुख रूप से पोलिंग विधि को उपयोग में लाने का कार्य करेंगे, जब प्रमुख रूप से पाई जाने वाली अशुद्धि के रूप में या अयस्क में अशुद्धि के रूप में क्या उपस्थित रहेगा, ऑक्साइड जो होगा वह प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करेगा, कार्य करेगा। करेंगे क्या, परावर्तनीय भट्टी के चूल्हे में हम प्रमुख रूप से धातु को रखेंगे, उसके द्वारा प्रमुख रूप से हरी बल्लियों के द्वारा उसको घुमाएंगे। हरी बल्लियों के उपयोग में ला रहे हैं क्योंकि उनके द्वारा हाइड्रोकार्बन गैसें प्राप्त होती हैं। हाइड्रोकार्बन गैसें क्या करेंगी, तो जो ऑक्साइड है उसके साथ क्रिया करेंगे, उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे, और धातु जो होगा वह प्रमुख रूप से हमें चूल्हे में क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार से जो विधि को उपयोग में लाने का कार्य करते हैं उसको हम पोलिंग विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। अगली हेडिंग, लास्ट हेडिंग आज की, विद्युत अपघटनी परिकर्षण। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग, टेक्निकल हेडिंग है, बहुत ज्यादा पूछी जाती है, याद रखना। विद्युत अपघटनी परिकर्षण की क्रिया में हम क्या करते हैं, अधिकांश धातुओं का शोधन इसी विधि के द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जाए आपसे ऑब्जेक्टिव में, सबसे अधिक धातुओं का शोधन किस विधि के द्वारा हम करने का कार्य करते हैं, तो सबसे अधिक धातुओं का शोधन जो होता है जिस विधि के द्वारा हम करने का कार्य करते हैं उस विधि को हम विद्युत अपघटनी विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। इस विधि में अशुद्ध धातु का बना हुआ एनोड, कोई भी अशुद्ध धातु हमें मिलेगा, लेकिन एक बात याद रखना, जिसकी अशुद्ध धातु लो उसी का बना हुआ प्रमुख रूप से शुद्ध धातु का फिर दूसरा इलेक्ट्रोड लेने का हम कार्य करते हैं। याद रखना, इस विधि में अशुद्ध धातु का एनोड तथा शुद्ध धातु के कैथोड को उपयोग में लाने का कार्य किया जाता है, जिन्हें अपघटनी पात्र में रख देते हैं तथा पात्र में धातु का बना हुआ लवण का जलीय विलयन विद्युत अपघट्य के रूप में भर दिया जाता है। विद्युत धारा प्रवाहित करने पर अशुद्ध धातु एनोड से पिघलने लगती है तथा शुद्ध धातु कैथोड पर एकत्रित होने का क्या करती है, कार्य करती है। एनोड के नीचे एकत्रित होने वाली अशुद्धि होती है उसे हम एनोड पंख या एनोड मड, एनोड पंख या एनोड मड के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है एनोड मड को परिभाषित कीजिए। विद्युत अपघटन की क्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाली वह अशुद्धि जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले, इसके नीचे जो प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एनोड के नीचे एकत्रित होने का क्या करता है, कार्य करता है। पाई जाने वाली इस अशुद्धि को हम एनोड मड या एनोड पंख के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आगे बात समझ में, चलो इसको देखते हैं, चित्र के द्वारा देखने का कार्य करते हैं। चित्र से देख लेते हैं। देखो हमने एक उदाहरण यहाँ पे लेने का कार्य किया, हमें कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्राप्त करना, कॉपर सल्फेट से कॉपर को प्राप्त करना। हमें यहाँ पे हमारी शर्त ये है कि हम कॉपर सल्फेट से प्रमुख रूप से कॉपर को प्राप्त करना चाहते हैं। तब इस विधि में हमने क्या किया, ये देखिए, ये धातु का बना हुआ एक प्रमुख रूप से हमारे पास पात्र हो गया, बर्तन हो गया। इस बर्तन के अंतर्गत हमने कॉपर सल्फेट का विलयन लिया। ये कॉपर सल्फेट का प्रमुख रूप से जो लवणयुक्त विलयन था इसको हमने लेने का कार्य किया। लवणीय विलयन है, कॉपर सल्फेट का ले लिया हमने। इसके बाद अशुद्ध धातु का बना हुआ प्रमुख रूप से कॉपर लिया, इसके द्वारा प्रमुख रूप से इलेक्ट्रोड बनाया जिसको हमने क्या कहा, एनोड कहा। और शुद्ध धातु का बना हुआ प्रमुख रूप से पाए जाने वाला कैथोड बनाने का हमने क्या किया, कार्य किया। देखो धातु में हमने एक ही नहीं, अशुद्ध धातु का कॉपर लिया तो शुद्ध धातु का क्या लिया, एक ही धातु लेनी है। अगर एक जिसकी अशुद्ध धातु जो ले रहे हैं उसी की हम शुद्ध धातु को भी लेने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। अशुद्ध और शुद्ध का मतलब समझिए। अशुद्ध और शुद्ध का मतलब यहाँ पे केवल इतनी सी बात से, शुद्ध कॉपर जो होगा मतलब वो 100% होगा, 99.9% एकदम शुद्ध होगा। और जो पाए जाने वाला अशुद्ध है उसमें कुछ मात्रा में प्रमुख रूप से, जैसे हमारे 95% कॉपर हुआ और अन्य मात्रा में कोई अन्य धातु हो, तो इसमें होगा क्या, जितनी ज्यादा धातु शुद्ध होगी उतनी ज्यादा उसमें से मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रमुख रूप से उपस्थित रहने का क्या करेंगे, कार्य करेंगे। जितनी ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी तेजी से प्रमुख रूप से विद्युत अपघटन क्रिया प्रारंभ होने का क्या करती है, कार्य करती है। और आकर्षण का भी प्रमुख रूप से इसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है कि जो धातु ज्यादा शुद्ध होती है बड़ी तेजी से प्रमुख रूप से किसी इलेक्ट्रॉन को अपने आकर्षित करने का क्या करेगी, कार्य करेगी, या किसी भी पाए जाने वाले पदार्थ को प्रमुख रूप से अपने आकर्षित करने का क्या करेगी, कार्य करेगी। यहाँ पे हम करते क्या है, एक बर्तन लिया, उसमें कॉपर के बने हुए प्रमुख रूप से शुद्ध और अशुद्ध प्रमुख रूप से दो इलेक्ट्रोड लिए, विद्युत अपघट्य के रूप में हमने कॉपर सल्फेट को लिया और इसको निकाल दिया, विद्युत धारा प्रवाहित की। जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो कॉपर सल्फेट क्या हो जाएगा, दो भागों में टूटेगा, Cu+ और SO4-। Cu+ के रूप में जब ये टूटा तो प्लस है, तो प्लस किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर जाएगा। माइनस किसको हम कहते हैं, कैथोड को। तो ये कैथोड के ऊपर जाकर प्रमुख रूप से चिपकने का क्या करेगा, कार्य करेगा। और यहाँ पे हमें कॉपर की क्या हो जाएगी, प्राप्ति। और जो पाया जाने वाला SO4 है वो यहाँ पे एनोड के नीचे प्रमुख रूप से एकत्रित होने का क्या करेगा बेटा, कार्य करेगा। जब ये SO4 यहाँ पे प्रमुख रूप से एकत्रित होने का कार्य करेगा तो एनोड के नीचे एकत्रित होने वाले यही पदार्थ जो होता है ना, इसी पदार्थ को हम प्रमुख रूप से पाए जाने वाले एनोड पंख के नाम से बेटा क्या करते हैं, जानते हैं। इसी विधि को हम प्रमुख रूप से विद्युत अपघटन विधि के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। आज मैंने कुछ ज्यादा टॉपिक पढ़ा दिए, 4-5 टॉपिक मैंने पढ़ाने का कार्य किया है।
रिदम थोड़ा सा तेज करना है, क्योंकि हमें 20 मई तक कम से कम 2 चैप्टर अपने एकदम पूरे कंप्लीट करने हैं। तो इसी विशेष तौर पे याद रखना है कि बेटा जो भी टॉपिक्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको आप नोट्स में लिखेंगे और जो भी क्वेश्चन है वो आप ज़रूर करेंगे। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करेंगे, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, सब्सक्राइब आप कर लीजिए ताकि नए नए ऑप्शन और नए नए क्वेश्चन आपको तुरंत रूप से मिलते रहें। आज संडे हो गया, अगले दिन मंडे को यहाँ तक के टॉपिकों को मैं आपको टेस्ट के रूप में देने का कार्य करूँगा और आशा करूँगा कि आप उनको सॉल्व करके ईमानदारी के साथ उनको याद करके सॉल्व करके उनको आप मुझे तुरंत रूप से व्हाट्सएप ग्रुप पर पहुँचाने का कार्य करोगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जो भी क्वेश्चन है, जो भी टॉपिक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं, मैं उसका जवाब आपको दूंगा। लगातार श्रेया कंकनी मुझे मैसेज करती रहती है, लगातार क्वेश्चन पूछती रहती है। उस बच्ची का बहुत बहुत आभार। बेटा आप कम से कम क्वेश्चन पूछते हो, मुझे बड़ा अच्छा लगता है और बड़ा अच्छा लगता है कि आप क्वेश्चन पूछते हो, तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं घर पे पढ़ रहे हो। तो इसी आशा के साथ मैं पुनः आपके सामने उपस्थित हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।